गुड मॉर्निंग। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज सवेरे सवेरे ये मुझे वीडियो डालना पड़ा। आई एम सो सॉरी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने सारा आकाश का तीसरा चौथा पांचवा भाग नहीं डाला है। सॉरी। तो इसलिए मैं आज सवेरे सवेरे बैठ गई, क्योंकि आप लोगों ने बोला था एग्ज़ाम्स है तो जल्दी ही डालना पड़ेगा, तो मैं अभी डाल देती हूँ। दोपहर तक आपका लाइव हो जाएगा। मैंने इससे आज जो वीडियो सवेरे आया है, मैंने शायद उसमें बोल भी दिया है कि मैंने डाल दिया है, पर मैंने देखा मैंने नहीं डाला है। आई एम सो सॉरी। तो मैं अभी डाल देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सारा आकाश। और हाँ, प्लीज़ मेरे जितने ब्लॉग्स हैं प्लीज़ उन्हें भी फॉलो कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा आकाश भाग 3। वन में लगी भयंकर आग की तरह यह समाचार सारे घर में फैल गया कि समर प्रभा से नहीं बोला। दोनों हाथों से सिर पकड़े, कोहनियों को घुटनों पर रखे, मैं अपने कमरे की दहली पर बैठा बैठा जाने क्या क्या सोचता रहा। मन में ऐसी उदासी छाई थी जैसे अभी अभी लाश फूंक कर आया हूँ। सांझ की छायाएं अब कोनों अंतरों की ओर से बाहर निकल निकल कर फैलने लगी थी, लेकिन उदासी थी कि अंधेरे के साथ साथ बढ़ती ही चली जा रही थी। लगता था जैसे आगे एक महाशून्य अंधा सागर ठाठे मार रहा है कि अब मैं क्या करूं। सुबह से कई लोग पूछ चुके थे, शायद प्रभा से भी पूछा हो, लेकिन दोनों ने ऐसी अनिच्छा का भाव दिखाया तो किसी की फिर पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। भाभी ने पहले व्यंग में प्रश्न किया, फिर गंभीरता से जानना चाहा। अम्मा ने पूछा, लेकिन सबको मैंने टाल दिया। सारा दिन मैं मुंह छिपाता इधर से उधर भटकता रहा। मैं अपनी उस तथाकथित पत्नी से नाराज जरूर था, लेकिन यह भी जानना चाहता था कि सुनो उसने मेरे खिलाफ क्या क्या कहा है। अभी तक तो कुछ भी सुनने में नहीं आया था और इसी का मुझे आश्चर्य था। लगा उससे घर वाले कुछ भी नहीं निकाल पाए। जो भी उन्होंने चाहा वह सब मेरे ही व्यवहार से। कभी कभी तो मैं चौंक उठता था कि यह सब कहीं मुझे प्रभावित करने का ढंग तो नहीं, लेकिन मुझे अब एक ऐसी तटस्थ निरासक्ति भी अपने भीतर महसूस हो रही थी, जैसे अब घर में कोई भी मेरा कुछ नहीं लगता। अगर वह सबसे कुछ ना कुछ कहती फिरती तब भी शायद क्या नया नहीं लगता। बाबूजी ने अत्यंत गूढ़ रहस्य जानने की मुद्रा में पूछा, कुछ खास बात हुई है क्या? मैं चुप रहा। फिर उन्होंने पूछा, लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई? उस समय तो मेरा साहस ही डगमगा गया जब मुन्नी आई। बाबूजी ने बुलाया है। बाबूजी ने क्यों बुलाया है? मरे मरे कदमों से मैं वहां पहुंचा। बाबूजी के सामने पड़ने से मैं हमेशा ही डरता रहा हूँ। यूं इधर 3-4 साल से उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन शरीर पर पड़ी हुई पुरानी नीलें अभी भी ताजी हो आती हैं, और ये यादें ही उनके आतंक को जैसे दिन दुना रात चौगना बढ़ाया करती हैं। किस समय वे क्या कर बैठेंगे कोई ठिकाना नहीं। जिन दिनों वो मुझे मारते थे उन दिनों तो एक अल्लड़ और जिद्दी निश्चिंतता रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पीट ही तो देंगे। हॉकी फुटबॉल में भी तो चोट लग जाती है और हम उसे सहते ही हैं। लेकिन इधर तो एक अजब रहस्यमय खौफ मुझे उनके हर व्यवहार से लगता था। अपनी किसी गलती पर जब मैं पीटे या डांटे जाने की आशंका करता तो वे टाल देते, तो लगता जैसे मेरे खाते में जाने कितनी सजा इकट्ठी हो गई है। नतीजे में उनसे कतराना और डरना मेरा स्वभाव बन गया था। मैं मन में चाहे जितना विरोधी और विद्रोही बनता रहूं, बाबूजी का आतंक मेरी नस नस में इस तरह समा गया था कि उनके सामने जबान ही नहीं खुलती थी, और मन ही मन कुड़ते हुए भी जो कुछ वह कहते मैं कर डालता। बहुत डरते हुए मैंने भी उनकी बातों के जवाब में एक भाषण तैयार ही किया। वे चुपचाप फर्शी पीते हुए अत्यंत गंभीर दार्शनिक की मुद्रा में बैठे होंठ टेढ़े करते हुए धुआं निकाल रहे थे। आस पास की खाली कुर्सी और मूढ़े देखकर लगा जैसे अभी अभी कुछ लोग उठकर गए हों। उन्होंने बहुओं के संकेत में बैठने को कहा तो मेरा साहस धुएं की तरह उड़ गया। वे जैसे तैसे चुपचाप किनारे पर बैठ गया। क्या बात है, बहू तुझे पसंद नहीं आई? अत्यंत मुलायम शब्दों में उन्होंने पूछा। शब्द की नर्म भाव से मैं चौंक कर डर गया। अपने भाषण का एक एक शब्द फिसलता लगने लगा। मुझे चुप देखकर उन्होंने फर्शी से में एक लंबा सा कश खींचा और धुआं घोटते हुए फिर से पूछा, आजी साहब बताना इसमें झिझक की क्या बात है? सुनते हैं तो उससे बोला भी नहीं। मैं चुपचाप हथेली फैलाकर हाथ की लकीरें देखता रहा। सारे सोचे हुए सवाल जवाब दिमाग से निकल गए। मन में एक आर्द्र उच्छ्वास सा घिर आया। अब बाबूजी ने हुंकार भरकर कहा,
यह भी तो सोचो कि वह बेचारी पराई लड़की किसके बूते पर आई है। कोई घर में आता है तो इस व्यवहार के लिए। क्या कहेगी वह घर जाकर? माना कि शादी करने की तुम्हारी इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटा यह तो लोक व्यवहार है और जो भी हो जाता है उसे तो निभाना ही पड़ता है। मान लो कि अचानक मेरे फूट फूट कर रोने की से उनकी बात बीच में ही टूट गई। सच पूछो तो इस सच्चाई के लिए मैं खुद भी कतई तैयार ना था, लेकिन बाबूजी की उन बातों के सामने जाने क्यों अपने को रोक नहीं पाया। मैं बच्चों की तरह अपने को संभालता, मुट्ठियों को पिछले हिस्से में आंखों और नाकों को रगड़ने लगा, और जब उन्होंने समझाने के स्वर में कहा जाओ ऐसा लड़कपन नहीं करते, तो मैं चुपचाप उठकर चला आया। अपने पढ़ने की कोठरी के दरवाजे पर बैठा बैठा मैं बड़ी देर तक निरुद्देश्य जाने क्या क्या सोचता रहा। बेसिर पैर की बातें। इस सारे कांड में मुझे अपनी गलती ही दिखाई नहीं देती थी। यह शादी मेरे उच्च आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं के लिए जहर थी। यह जानते हुए भी कहीं यह आशा थी कि चलो लड़की पढ़ी लिखी और समझदार है, हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, बनने में मदद देंगे। चाहता तो मैं भी अपनी सुहागरात के दिन अंधाधुन उसके रूप का बखान शुरू कर देता, या बिल्कुल जाहिलों की तरह कोई तोता या बिल्ली ले जाता और ये ऐन मौके पर क्रोध से उसे मारकर जिंदगी भर के लिए अपना रौब गालिब कर लेता। लेकिन मैंने तो चाहा था कि पढ़े लिखे सभ्य और शिष्ट आदमी की तरह मैं यह सब नहीं करूंगा, और सबसे पहले उसे बाकायदा अपना परिचय दूंगा और उसका परिचय पूछूंगा। फिर उसे अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताऊंगा, उसे समझाऊंगा कि जीवन और जगत के बारे में मेरे विचार क्या हैं। यह सब अच्छी तरह समझा चुकने के बाद नम्रता से पूछूंगा, कहिए इन सब में आप कहाँ और किस तरह मेरी सहायता करना चाहेंगी। लेकिन इन सब की तो उसने अपने व्यवहार में गुंजाइश ही नहीं रखी। वहाँ ऐसा मौका ही कौन सा था कि मैं यह सब बातें कह पाता। नहीं, इन सब में मेरा अपराध नहीं है। बाबूजी व्यर्थ ही मेरे सिर सारा दोष मढ़ रहे हैं। अचानक किसी ने भीतर से पूछा। मैं उससे नहीं बोला। यह बात बाबूजी को कैसे पता चली? मैं चौंक उठा। हाँ ठीक ही तो है, उनसे यह बात किसने कही? मैंने तो इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं किया। उसी ने कहा होगा। मुझे तो सुबह से ही इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि क्यों वह इस इतनी महत्वपूर्ण बात को अत्यंत तुच्छ बनाकर उड़ाए हुए है। क्यों नहीं उसने किसी से पूछा या कुछ कहा? लेकिन उसके बताए बिना कोई जान ही नहीं सकता। आखिर औरत है ना, अम्मा से चाहे ना कहा हो, लेकिन मुन्नी या भाभी से तो जरूर कहा होगा। और मुन्नी या भाभी से मालूम करूं? नहीं, यह पूछना अपनी कमजोरी होगी। ये फिर झट उसके कान में जाकर बातें पिरो देंगी तो सोचेगी कितना कमजोर आदमी है। कमजोर? अभी तो उसने मेरी मजबूती की एक ही झलक देखी है। लाला जी क्या सोच रहे हो ऐसे डूबे हुए? तभी जाने किधर से निकलकर भाभी ने कहा, तुम्हारी तो शादी ना हुई, लगता है दुनिया भर की चिंताओं का बोझ ही तुम्हारे ऊपर आ गया। माथे पर हाथ रखे क्यों बैठे हो? सिर में दर्द है क्या? कोई देखे तो समझे जाने किसी लड़के लड़की की शादी करनी है तुम्हें। मैं चौंक गया, जैसे चोरी करता हुआ पकड़ा गया हूँ। अपनी चिंताओं और दुखों को दिखाना भी तो भीतर की कमजोरी है। संभल कर कहा, कुछ भी तो नहीं भाभी, सोच सास तो कुछ नहीं रहा, यूं ही बैठा हूँ। मुझे लगता था जैसे घर का एक एक आदमी या हर मिलने वाला अपनी बातचीत या हरकत से सिर्फ इसी और संकेत करता हो, और इस संकेत की चुभन या उसकी जवाबदेही से मैं बुरी तरह भयभीत हो उठता था। लाला जी बनो मत, दिखता तो सभी को है। दिन छिप गया और ना तुम्हें खाने का सुध है ना पीने की। इसके बाद कुछ शैतानी से मुस्कुराकर वे बोली, क्यों बनी नहीं क्या? उनके मजाक को समझते हुए भी गंभीरता से जवाब दिया, और भाभी बन भी नहीं सकती थी। घमंड में मैं अपने सगे के सगे का नहीं सह सकता, चाहे कितना ही खूबसूरत हो या पढ़ा लिखा। ऐसे घमंड को यहाँ जूती पर रखते हैं। आज भी नहीं कह सकता कि इतनी जोर से मैंने बाबूजी की बात का जवाब दिया, घर में कहीं बैठी प्रभात को सुनाया, या सिर्फ भाभी से बात कही। सो तो बात हमें भी लगती है लाला जी। भाभी ने इधर उधर शंकित निगाहों से देखते हुए धीरे से खुसर पुसर करके कहा, प्रभा मैं थोड़ा सा अपनी पढ़ाई और खूबसूरती को लेकर गुमान है। प्रभा में थोड़ा सा अपनी पढ़ाई और खूबसूरती को लेकर गुमान है। मुझसे पूछो तो कोई ऐसी परिजादी भी नहीं है। यूं अपनी उम्र पर तो खूबसूरत कौन ना होती है। हम नहीं थे, अम्मा जी नहीं थी। और कहने के साथ पर अपनी बात पर वे खुद ही लजा गई। मैंने उपेक्षा से सिर झटका। ऐसी खूबसूरत है तब तो यह हाल है। अगर सचमुच खूबसूरत होती तो ना जाने दिमाग का क्या हाल होता। मैं जोर से ही बोला था ताकि वह भी सुन ले। भाभी मेरी बात समझ गई, खुशामद से बोली, तुम्हारे हाथ जोड़ू लल्ला, जरा धीरे बोलो, नहीं तो कोई जरा सा समझेगा कि तुम्हें क्या जाने उल्टा सीधा सिखा रही हूँ। अजी सिखाने की क्या बात है भाभी, मैं क्या समझता नहीं हूँ, अंधा तो नहीं हूँ। कहता था ना कि मुझे इस कुएं में मत डालो मत डालो, पर तब तो तुम्हें भी जीत चढ़ी थी
कि इसके गले में फांसी का फंदा क्यों ना पड़े। बताओ अब क्या करूं। अच्छा छोड़ो लाला जी, तुम भी क्या जरा जरा सी बातों में सिर खपाया करते हो। स्नेही और आत्मीयता से भाभी बोली, चलो खाना खा लो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भी खून गर्म है और वह भी बच्ची ही है, मैं समझा दूंगी उसे। तब भी उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, पर सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि अपने को जाने क्या समझती है। हमें तो बात करने के लायक भी नहीं मानती। कोई आए कोई जाए, ना घूंघट ना पल्ला, बस किताब ले आई है, अपने घर से सो ही पढ़ती रहती है, और तो कुछ लाई नहीं। जो है सो तो है ही, पढ़ाई का दिखावा बहुत है। खैर लाला जी, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई इस सब के आगे क्यों बर्बाद करे हो। फिर भाभी थोड़ी देर चुप रही, सोचती सी बोली, कल सुबह का खाना वही बना रही है। तुम्हारे भाई साहब तो कहते थे कि खाना क्या बनाती है, अमृत है अमृत, उंगली चाट चाट कर खाओ तब भी ना संतोष हो। उन्हें क्या पता है, मैं सहसा पूछ बैठा। भाभी कुछ चौंकी, फिर साधारण बात की तरह कहा, देखने गए थे तो खा आए होंगे, तभी से तारीफ के मारे घर भर दे रहे हैं, कल तुम ही देख लेना। फिर वो मुड़कर चल दी। अच्छा आओ, तुम्हें मेरी कसम, 2 रोटियां खा लो, मैं चलकर परोस रही हूँ। सुबह से ही घर का वातावरण मुझे इतना बोझिला, दम घोटू और उबाने वाला लग रहा था कि खाना तो क्या, पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर अब भाभी से बातें करके ना जाने क्यों मन हल्का हो गया। चुपचाप उठकर रसोई घर में जाकर पहुंचा। रात को फिर अम्मा बाबूजी ने अप्रत्यक्ष और मुन्नी तथा भाभी ने साफ साफ मुझसे आग्रह करके कहा, ऐसा होता ही रहता है, इस तरह की बातों पर जिंदगी भर के लिए लड़ा जाता है। जिसके साथ 7 भांवरे डालकर लाए हो उसे तो निभाना ही पड़ेगा। आखिर वह बेचारी करे भी तो क्या, कसूर उसका ही हो, तब भी ऐसे मौके पर माफ कर देना ही ठीक है। 2 दिन बाद उसके भाई उसे लेने आ जाएंगे, क्या कहेगी घर जाकर हमारे बारे में। सारी बिरादरी में बदनामी होगी, सो तो होगी ही, संबंधों में भी तनाव आ जाएगा। अब वह माफी मांग लेगी। पर इस सारे वातावरण में मुझे भी जाने कैसे जिद आ गई थी। मैंने भी मुन्नी से साफ साफ कह दिया, अब लोग मुझे रात को यहाँ सोने देना चाहे तो सोने दीजिए, नहीं तो दिवाकर या किसी दोस्त के यहाँ जाकर पड़ा रहूंगा। लाला जी, जब तुम्हें जिद चढ़ जाती है तब तुम किसी की नहीं मानते। अब यह भी कोई बात हुई, कभी कभी तो बड़ों का कहना भी माना करो। नहीं भाभी नहीं, एक कहना मानकर तो यह सुख पाया, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। उन सारे लोगों की बातों ने मैं जाने अस्पष्ट सा क्या था कि मेरे हट बढ़ाए जा रहा था और कल की घटना को कई गुना बढ़कर सामने आ रही थी। तभी मैंने देखा दरवाजे पर कोई छाया सी आई, वहीं द्वार के पास आकर खड़ी हो गई। भाभी ने देखा तो पास जाकर चौखटे के पास कान ले जाकर बोली, क्या लाई हो दूध। अरे तुम क्यों लाई, कोई और नहीं था, या मुन्नी बीबी भी गजब ढाती हैं। नई बहू को 2 दिन बैठने दिया होता कि दूध लेकर भिजवा दिया, खुद ही जरा तकलीफ कर लेती। अब यहाँ तक ले आई हो तो दे दो ना, शर्म काहे की। तभी भीतर दूर से आवाजें, भाभी अम्मा बुला रही है, सुबह के लिए दाल कितनी भीगेगी बता जाओ। मुन्नी थी। अच्छा आई। मेरी और रहस्य में से मुस्कुराती भाभी चल दी। धीरे से उससे कहती गई, माफी मांग लो, ऐसी बातों में क्या फायदा, तुम ही छोटी बन जाओ। फिर वही रात वाला कमरा, लाल डोरी में गहरे नीले रंग का बल्ब खूंटी के पास चल रहा था। अजब सपनीला सा वातावरण। मैं बल्ब की ओर यूं देखता चुपचाप इस तरह बैठा रहा जैसे सारी दुनिया से बेखबर होकर कोई गंभीर बात सोच रहा हूँ, मगर मेरी सारी चेतना दरवाजे की ओर जा सिमटी थी। हाथ में गिलास और रेशमी साड़ी वाला आधा शरीर दिखाई दे रहा था। मैं मन ही मन उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहा था कि वह अभी आकर मुझसे माफ़ी मांगेगी, दूध पी लेने का आग्रह करेगी। अब मैं भी उसे साफ ही माफ़ कर दूंगा। घर जाकर हमारे घर के बारे में कहेगी तो मुझे भी तो अच्छा नहीं लगेगा। उसे पता तो लग ही गया कि आदमी कितना जिद्दी है। बस फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, काफ़ी देर हो गई और यूं बैठना भद्दा लगने लगा। मैं झटके से इस तरह से सचेत हुआ जैसे सोचते सोचते कोई बात याद आ गई और सहसा चौंक उठा। फिर भी घुटनों पर हाथ रखे इस तरह बैठा रहा जैसे उठने ही वाला हूँ, और तब खड़ा होकर द्वार की ओर इस तरह चलने लगा जैसे मुझे पता नहीं हो कि वहाँ कौन खड़ा है। निहायत लापरवाही से उसके स्पर्श से बचता हुआ मैं द्वार से निकल आया और वह दूध लिए यूं ही चुपचाप खड़ी रही। बाहर आते समय भर्राए कंठ की झिझकती आवाज़ सुनिए, पर मैंने कुछ नहीं सुना और इस तरह धड़धड़ाता हुआ बाहर निकल आया जैसे मुझे किसी की चिंता नहीं। आज फिर छत पर खुला आसमान तना था। उस रात मैंने 2 निश्चय किए। एक तो यह कि अब चाहे वह अपनी ओर से बोले या ना बोले, मैं नहीं बोलूँगा। भरसक ना तो कोई संबंध रखूंगा, ना कोई इस तरह की कमजोरी दिखाऊंगा। दूसरे, खूब ध्यान से पढ़ूंगा और अपने पुराने कार्यक्रम पर इस तरह लौट आऊंगा जैसे कुछ भी ना हुआ, एक बुरा सपना देखा हो जो बीत गया है। सुबह खाना बना,
ना बोलने का निश्चय अभी भी यूं ही था, लेकिन रात का यह निश्चय कि उससे कुछ संबंध न रखूंगा अब कुछ अपनी जाति लगने लगा। ना बोलूंगा और ना अपनी ओर से कोई झुकाव ही दिखाऊंगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके हाथ का बना खाना कम से कम एक बार देखने के लिए सही। खाने में क्या बुराई है? खाने में तो कोई बुराई नहीं। हाँ, जाऊंगा जब कोई खुशामद करेगा। वह तो खैर करेगी ही क्या। काश उसके हाथ की रसोई का आज पहला खाना मुझे ही खाना था। यूं घर में विवाह के जितने भी रीति रिवाज हो रहे थे उनसे मुझे कोई संबंध नहीं था। रोज पास पड़ोस की औरतों की फौजें आती और 3 बजे से रात के 11 बजे तक बुरी तरह से ढोलक पीटी जाती। बाद में अंजलियां भर भर कर बूंदी के लड्डू और बताशे बांटे जाते। मुन्नी का तो गाते गाते गला पड़ गया था। भाभी बड़ी बुढ़ियों के पैर लगते लगते और उनके लिए पान लगाते लगाते बुरी तरह झल्लाने और बड़बड़ाने लगी थी। ऐसे समय में अकेली कमरे में चुपचाप कोई किताब पढ़ती या अपनी समवयस्काओं से जो उसे देखने या मिलने आई होती बातें करती, और प्रभा के पास वे पानों की डालियां और पानदान रख जाती। और जब कभी सुनाती कि छोटी बहू बड़ी से ज़्यादा सुंदर, सलीकेदार और शिष्ट है, तो आकर अपने आप से बोलती, तुमने अभी तक पान नहीं लगाए बहू? वहाँ मौसी जी और अम्मा जी मेरी जान खाए डाले रही हैं कि ला पान ला, लाओ मैं लगा दूँ, डालू जल्दी जल्दी। तुम नहीं बहू हो ना तो लजा रही हो। फिर 2-4 लगे हुए पानों को ले जाकर बाहर वालियों की बातों में शामिल हो जाती कि इस शादी में उन लोगों को कितना कम मिला है। मैंने भाभी से साफ कह दिया कि खाना ही क्या, उसके हाथ की कोई चीज नहीं खाऊंगा। मैं असल में देखना चाहता था कि वह क्या कहती है। इतनी देर में अम्मा ने पहली बार कहा, नहीं भैया ऐसा नहीं करते, यह तो घर की रीति है। अन्य देवता का कहीं अपमान किया जाता होगा। इस सारे कांड में अम्मा ने पहली बार मुझे समझाया था। यह मुझे आश्चर्य था कि वे मुझे डांट क्यों नहीं रही। कभी कभी तो घर वालों की इस अप्रत्याशित शालीनता को देखकर लगता था जैसे जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसमें उन्हें खुशी ही है। लेकिन बात बात पर डांटने वाली अम्मा चुप थी। बस कभी कभी मौसी से बहुत धीरे धीरे कहती, क्या बताएं पूनू, हमारा तो शादी करने का सारा हौसला ही खत्म हो गया। और गहरी सांस लेकर मानो शेष बात को दबा जाती। जब मुझे खाना खाने को बुलाया गया तो रसोई में मुन्नी, अम्मा, भाभी और अमर वगैरह सब बैठे थे। रसोई घर में खाना बनाने और खाना खाने की जगह बांटने के लिए छाती के बराबर ऊंची एक ईंट की दीवार उठा दी गई है ताकि बड़े बूढ़ों का पर्दा बना रहे। वह उसकी आड़ में थी। मैं यह तो नहीं देख सका कि कैसे बैठकर वह खाना बना रही है, लेकिन थाली परोसते या थाली में कटोरियां चुनते हुए हाथ मुझे दिखाई पड़े थे। अब मैंने मानो पहली बार देखा। हाथ गोरे थे और हथेलियों और नाखूनों पर मेहंदी लगी थी। 2 उंगलियों में सोने की नई डिजाइन की नौकाकार लंबी लंबी अंगूठियां थी। एक हाथ में सोने की चूड़ियां कांच की चूड़ियों के बीच में और दूसरे में काले रेशमी फीते से बंधी छोटी सी रिस्ट वॉच। मुझे लगा जैसे हाथ काफी सुंदर हैं, उंगलियां पतली पतली और नाजुक है। पहली बार उसका चेहरा भरपूर देखने को मन हुआ। साथ ही अपनी उस सारी बेवकूफ़ी की एक्टिंग पर गुस्सा भी आया। कांपते 2 हाथों ने थाली बढ़ाई तो भाभी ने संभलकर मेरी ओर सरका दी। सब लोग चारों ओर से इस तरह झुकाए जैसे कोई जादू करने वाला हो। थाली में 2 तह की हुई पतली पतली छोटी सी 2 रोटियां, 3 साग, 1 दाल, रायता, 2 चटनियां, पापड़ और अचार। देखकर ही भूख से मुंह में पानी भर आया। मुस्कुराते हुए मुंह का पानी सटका और थाली अपनी ओर सरका ली। बड़ी नेजाकत से पहला टुकड़ा लेकर दाल में डुबोया। सबको उत्सुकता थी कि मैं खाने की प्रशंसा किन शब्दों में करता हूँ, लेकिन जैसे ही ग्रास मुंह में रखा औ औ करता हुआ बाहर भागा। बाहर ज्यों का त्यों मुंह नीचे करके सारा उलट दिया। आंखों में बुरी तरह पानी भराया। क्या हुआ क्या हुआ, सब मेरी ओर स्तब्ध देखने लगे, जैसे प्रभा के हाथ से बेलन छूटकर गिरा हो। हुआ मेरा सर, दाल कड़वी जहर कर रखी है, मुझे नहीं खाने ये 56 भोग। और मैंने शहीदों की तरह झुककर एक टुकड़ा तोड़कर माथे से लगाया और फिर जोर की ठोकर थाली में मारकर उछलती कटोरियों को बिना पीछे मुड़े देखते ही बाहर चला गया। शायद रुआंसी आवाज भी सुनी थी। मैंने तो चख ली थी दाल। खूब बवेला मचा, बहू खाना बनाना नहीं जानती, यह सब भी सिखाना होगा। भाभी ने ताना कसा। दिखाते वक्त किसी को क्या पता कि खाना किसने बनाकर खिलाया है। बड़ी चली थी रिस्ट वॉच पहनकर खाना बनाने। बोलो घड़ी का तुम चूल्हे में क्या करोगी? यहाँ या तो फैशन ही कर लो या काम ही कर लो। अरे पहली बार तो ठीक से बनाकर खिला देती, अब चाहे अमृत ही बनाती हो। यह बात तो अब आने से रही। अम्मा की बड़बड़ाहट सुनी। बड़ी आई थी दाल तो मैंने चख ली थी। अरे तुम्हारे यहाँ निरा नमक खाया जाता है, हमें क्या मतलब, जरा कम ही डाल देती। दोबारा मांगने में कौन सी इज्जत जाती है। लो अब इन्हें यह भी सिखाना पड़ेगा। हमें तो इस शादी में कुछ नहीं मिला, न लड़की ही मिली ना। जाने क्यों मुन्नी बिल्कुल चुप थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह प्रभा की और है। दूसरे दिन उसके भाई आए और वह उनके साथ चली गई। जिंदगी में थोड़ी सी हलचल आई, चर्चा हुई।
फिर पहले जैसी गति आ गई। दूसरे दिन ही रसोई से उठने वाली घी और पकवानों की खुशबू बरसों पहले की बात हो गई। 4। समर भैया, जरा इधर देखो। नीचे नीचे से अमर की आवाज आई। वह भाई साहब की साइकिल साफ कर रहा था। झांक कर देखा, चौक के दरवाजे में 2 स्वयंसेवक खड़े थे। नीचे आया। कई दिन से आप आ नहीं रहे, हमने सोचा कुछ तबीयत। सुबह इधर मैंने व्यायाम की दृष्टि से शाखा जाना शुरू कर दिया था। संध्या को बौद्धिक जाता था। शादी और अपने मानसिक उद्वेलन के कारण जाने को मन नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से उन्हें लौटाया और फिर निहायत उदास पांव घिसटता हुआ लौट आया। ये लोग फिर आएंगे, यह आशंका के अब डराने लगी। सचमुच एक तूफान की तरह वह आई और लहर की तरह चली गई। लेकिन घर से चली आती एक अस्वाभाविक गति को जैसे किसी ने पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ डाला। लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होकर चुकी है। उसके वास्तविक प्रभाव को सही रूप से आंख पाने में बना मन असमर्थ था। मैं तो कहता हूँ एक मुसीबत आई और चली गई। ठीक ही तो कहा है किसी ने। दूर से पहाड़ी जैसे और भयंकर दिखाई पड़ने वाली मुसीबत चाहे कितनी विशाल विराट क्यों ना हो, निकट आने पर उसमें कहीं ना कहीं पगडंडियां और रास्ते निकल ही आते हैं। एक बार अम्मा ने किसी से कहा था, अपने लड़कों को लड़कियों की क्या कमी, हम तो समर की दूसरी शादी कर देंगे। सुनकर मैंने शायद जिंदगी में पहली या दूसरी बार जोर से डांट दिया। एक शादी नहीं निहाल कर दिया, अब मुझे पढ़ लेने दो। वह फिर कुछ नहीं बोली। भीतर कहीं यह विश्वास है कि चाहे आज ना बोलूं, 2 महीने 4 महीने साल 2 साल, लेकिन है तो मेरी पत्नी ही। अब जब दोनों के भाग्य बांध दिए गए हैं तो निभाना तो पड़ेगा ही। मेरी जिद के कारण पहले से ही कोई सौदा न किया जा सका और जितनी उम्मीद थी उतना मिला नहीं। इसलिए अम्मा अक्सर ही कहती, क्या करे चंदन, शादी के तो सारे हौसले मर गए। चंदन मामा जी का नाम है, उन्होंने ही तो शादी कराई थी। वे ताने से कहती, पढ़ी लिखी लड़की के सिवा तूने कुछ और देखा है? बस। विवाह के दिनों का सारा दिखावा समाप्त हो चुका था और अब वही कठोर यथार्थ आ गया। चीनी वाले, गेहूं वाले सभी के पैसे देने में घर में रोज महाभारत होती। अक्सर ही बिना किसी कारण बाबूजी अम्मा और भाई साहब से कहते रहते, अब आगे कैसे होगा, इस पर भी तो सोचो। उन्हें सिर्फ 25 रुपये पेंशन मिलती थी। महंगाई भत्ता सब मिलाकर 99। भाई साहब को शादी में साइकिल मिली थी, उसे ही घसीट रहे थे। बीमारी से शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया, इसलिए अक्सर अम्मा चारपाई पर बैठी बैठी माला जपती हुई कुछ बुदबुदाया करती हैं। 2-3 बच्चे पढ़ने को हैं। अमर मैट्रिक देगा और सबसे छोटा कुंवर अभी 6ठे में है। सबको पढ़ाना है। मुन्नी है, मुझे इस बार वैसे भी इंटर पास कर लेना है। हमारे घर में मुन्नी ही सबसे अभागिन है। मुझसे 2 साल छोटी है। 2-3 साल पहले 16-17 की उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़ाकर शादी कर दी गई। इतनी बड़ी कर ली है कि लगातार प्रहारों से मजबूर होकर घर की कुछ चीज़ें बेच बाच कर कुछ भाई साहब की शादी में मिली चीज़ें मिलाकर दहेज दिया। उफ, क्या तंग किया बारातियों ने भी। हमारी खातिर यूँ होनी चाहिए, हमें यह चाहिए। ससुराल से मुन्नी के बड़े ही करुणापूर्ण खत आते। यह आती तो बुरी तरह बिलक बिलक कर रोती। सास और पति मिलकर जो जो अत्याचार करते, उन्हें किसी से कह भी तो नहीं सकती थी। इसका पता तो बाद को चला कि पति का चाल चलन कैसा है और वह रातों को कहाँ कहाँ घूमता है। 1-1.5 साल तो गाड़ी रोते झीकते खींचती रही, लेकिन सास के मरते ही मुसीबतों का पहाड़ अराकर टूट पड़ा। अब पतिदेव का हाथ पकड़ने वाला कौन था? उसने जाने किसको लाकर घर में डाल दिया। सुनते हैं कोई ब्राह्मण जाति की थी, नौकरानी की तरह अपनी और अपनी उस रखेल से मुन्नी से उसकी सेवा करवाता और 2-2 3-3 दिन खाना तक नहीं देता। और भी ना जाने कितने कहने अनकहे अत्याचार किए। मुन्नी तो बताती ही नहीं थी। रात रात भर इसकी दोनों हथेलियों पर खाट के पाए रखकर इसे कुड़ाने और जलाने को अपनी आनंद क्रीड़ा के प्रदर्शन किए जाते। और एक दिन सारे शरीर पर बेतों के फूले हुए नीले निशान लेकर मुन्नी सुबह सुबह फिर हमारे यहाँ आ गई। बस तब से यही है। अब तो उसे देखते ही मन जाने कैसा हो जाता। इच्छा होती है उसके पति को पकड़कर भरे बाजार में ठोकरों और कुड़ों से खूब पीटूं। राक्षस, अपनी फूल सी बहन हमने इसलिए तुझे दी थी, देख शरीर पर चोट यूं लगती है। और मैं मन ही मन दांत पीसता, उसकी काल्पनिक तस्वीर की इतनी मरम्मत करता कि उसके मुंह से झाग निकलने लगते। मुन्नी तो पता नहीं क्या कुछ सोचती है या नहीं, अधिक से अधिक चुप और तटस्थ रहना उसका स्वभाव हो गया। सब नीचे होंगे तो वह ऊपर अकेली बैठी बैठी एक टक ताका करेगी। ऊपर से आई तो सिकड़ी सुकड़ाई सी सबकी निगाहों से बचती रहेगी। जाने के उल्टा सीधा सोचा करती है। भीतर जैसे उसे कोई चीज पीछे डाल रही है। हम सब देखते रहते हैं। वह दिन दिन पीली पड़ती चली जा रही है। 18-19
बरस को की चमकती मोती सी उम्र झुर्रियों और धूप के पाले में मुरझा गई। लेकिन करे भी तो क्या, अब तो शायद जिंदगी भर उसे यहीं रहना है। बाबूजी ने उस आदमी को कितना लिखा, शहर और बाहर बिरादरी के प्रमुख लोगों द्वारा उस पर दबाव डलवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं होता। खुद इतना ही पढ़ी लिखी नहीं कि कुछ कर सके। दिन रात पढ़े लिखे तो 5-6 साल में इतना पढ़ पाएगी कि 30-35 की मास्टरनी बन सके। सिलाई कढ़ाई सीखने में भी 2-1 साल चाहिए। फिर इतना पैसा भी एक समस्या है। यहाँ लड़कों को पढ़ाने की आफत मची रहती है। मुन्नी जब आई थी तो सभी उसके प्रति हमदर्दी दिखाते, उसे हिम्मत बंधाते। अब तो प्राय सभी भूल चुके। हाँ, अगर नहीं भूला तो वह स्वयं कि घर के ऊपर वह बोझ है। शादी के बाद अब जाने क्यों लगता है जैसे घर की वास्तविक हालत मुझे जानबूझकर दिखाई जाने लगी है। लगता ही नहीं कि मेरी शादी भी हुई है। वह तो शायद कोई और था। अब तो बहू की बात भी घर में कोई नहीं करता। लगता है जैसे मेरी अनिच्छा को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। किसी एक भारी आदमी को घर का आदमी माना जाने लगा है। इसे सब भूल गए। हाँ, एक आध बार भाभी ने प्रसन्न मन स्थिति में हंसकर कहा था, ठीक है लाला जी, सब ढंग पर आ जाएगी। औरत को जब तक दबाकर नहीं रखा जाता हाथ नहीं आती, और जहाँ पहले से ही गुमान बड़े हो वहाँ तो फिर कहना ही क्या। औरत तो लकड़ी का बंदर है, हमारे बाबा कहा करते थे। इतना भी मुंह न लगाएं कि आदमी को आगा पीछा कुछ दिखाई ना दे, चाहे जितनी पढ़ ले क्यों ना हो। काम तो वही करना पड़ेगा। आदमी को काम प्यारा होता है, चाम नहीं। अब इसमें क्या फायदा कि किताबें तो तुमने लाखों पढ़ ली, आने के नाम खाक धूल कुछ नहीं। हमें तो लाला जी तुम बराबर नींद से उठा दो, बिना देखे सारा मिर्च मसाला डाल देंगे, नाक कटा दे जो जरा भी कम ज्यादा हो जाए। फिर अपने घर की बात बताने लगी। हमारे बड़े भैया की बहू तो ऐसी आई थी, किसी को अपने सामने बत्ती नहीं थी, सो भैया को यह सब कहाँ बर्दाश्त। 2 दिन में सारा नजला झाड़ दिया। वो तो किसी किसी की आदत हो गई है। लाला जी बिना पीटे कूटे ठीक रास्ते पर ना चल सके हैं। अब भाभी बिल्कुल ठीक है। भैया की भौं पर बल देखा नहीं कि पत्ते की तरह कांप जावे हैं, और उन्होंने पंजा कप कपाकर पत्ते के कांपने का रूप रखा। जाने क्यों मेरा मन बड़ा भारी भारी और रोगी सा रहने लगा। जब देखो तब यह रुपए पैसों की तंगी का बखान, हमेशा यह संकेत कि हमारी मदद करो। मैं तो इन लोगों के सामने पढ़ते डरता हूँ। एक दिन पूछा था, आप चाहते हैं मैं एफए का इम्तिहान दूँ या नहीं, तो झट भैया बोले, पढ़ने को कौन मना करता है। मैंने कहना चाहा तो फिर यह दिन रात की झिकझिक बंद कीजिए। पढ़ाने का एहसान भी है और पढ़ने भी नहीं देना चाहते। कभी कभी तो मन में बड़ी प्रबल तड़प जागती है कि इन सबको भूल भाल कर रात पढ़ने में रात दिन एक कर दूं। जो जिसकी इच्छा हो सो बकने दो। अपने भीतर एक और अजब बात अनुभव हो रही है। पहले जैसी एक अल्लड़ निश्चिंतता से मन ओत प्रोत रहता था, या उज्जवल और उन्नत भविष्य के सपने मन प्राण में झिलमिलाया करते थे, वे सब बुझते चले जा रहे हैं। जो कुछ मैं करूँगा वह सामने दिखने लगा। एक अद्भुत वितृष्णा और विरक्ति भरी न्याय की तरह जमी है, और उस पर ये सारी बातें घन की तरह बज उठती। यह खोखली खनखनाहट, सूनी धमक में सारा अंतरलोक विशुद्ध और संत्रस्त हो उठता। घर में रहने का मन नहीं करता। दोनों वक्त खाना और सोना मजबूरी है। चुप मैं पहले भी रहता था, अब भी रहता हूँ, लेकिन पहले की चुप्पी आत्मतृप्ति और संतुष्टि की चुप्पी थी, और यह चुप्पी तो जैसे आरे की तरह भीतर ही भीतर अपने को रेते जा रही है। किसी भी काम में मन नहीं लगता। डेमोक्लिस की लटकती तलवार की तरह बोर्ड के इम्तिहान अपनी निश्चिंत क्रूर मंथर गति से झुके चले आ रहे थे। कभी जब उसका ध्यान आता तो छुरे के नीचे बड़े बकरी की तरह सारा अस्तित्व कांप उठता। कॉलेज में पीरियड हो ना हो, 10 से 4 बजे का समय मैं इधर उधर भटक भटक कर काट लेता। कभी हॉस्टल में किसी के यहाँ जा बैठे या किसी के घर। समझ में नहीं आता मेरे भीतर क्या खो गया है। मैं एक और बात का समझने लगा हूँ कि लोग मुझे बिल्कुल बेकार का ऐसा आदमी मानने लगे हैं जिसे कोई काम धाम नहीं है। दिन भर बस मन भर कर मुंह बनाए घूमता रहता है। उनकी आंखों में तैरती अवज्ञा और अनादर मन के भीतर की कोमलता पर तेजाब की लकीरें खिंच जाते हैं, और जब इससे सहा नहीं जाता तो बाहर पार्क में जा बैठता हूँ। 3-3, 4-4 घंटे पड़ा रहता हूँ। उठने को जी नहीं करता। पड़ा जाने क्या क्या सोचा करता हूँ। या तो वे बातें इतनी अधिक हैं कि मुझे याद नहीं, या कुछ भी नहीं सोचता। अचानक जब इस बात का ध्यान आता है कि निरुद्देश्य पड़े पड़े बहुत वक्त हो गया, तो पाँव घसीटता घर आ जाता हूँ। घर में कौन कौन आया, क्या हुआ, जानने की इच्छा नहीं होती। लाख अपने पर झुंझलाता हूँ। पहले जैसा निश्चिंत बनने को तड़पता हूँ, लेकिन बोझ है कि टलता ही नहीं। व्यर्थ व्यर्थ सारी जिंदगी मेरी बेकार गई, निरर्थक निर्दोष्य रहे वे दिन जो मैंने जिए हैं, और आगे वाले जिसके सामने भयंकर अंधकार दीवार खड़ी है हो गई है। अब वहाँ कोई राह नहीं दिखती। हर काम करने से पहले सामने प्रश्न आता है, क्या होगा, क्या फायदा करके। सब करता हूँ जैसे मकड़ी के जाल में फंसी मक्खी सा मैं किसी चक्कर में उलझ गया हूँ। मेरी सारी जीवन शक्ति का अपहरण मुझे बूंद बूंद सुखाकर
बाकी बचे फोक की तरह मेरे कंकाल को छोड़ जाएगा या मैं खुद मर जाऊं। कॉलेज के लड़कों को देखता हूं जो बात बिना बात हो करके जोर जोर से हंसते हैं, लापरवाह रहते हैं और कभी इसको बनाते हैं या कभी मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है इनसे में से मैं किसी को नहीं पहचानता। ये चलती हुई लड़कियों पर आवाज़ें कसना, इशारे करना, उनके पीछे पीछे जाना, अभिनेता अभिनेत्रियों की बातें करना या क्रिकेट की खिलाड़ियों की बातें करना, मुझे सब नकली और झूठे लगते हैं। यही क्यों जहाँ कुछ प्रबुद्ध लड़के राजनीति पर बहस करते हैं वहाँ जाने का भी मन नहीं करता। लगता है वे सब लोग ऐसी बातें करते हैं जिनका जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। इन सब पर झुंझलाहट अभी आती है कि चुप क्यों बैठते हैं, क्यों नहीं बैठते, क्यों दिन रात बड़बड़ करते हैं, क्यों बेवकूफ़ी की तरह उछलते कूदते रहते हैं, क्या फ़ायदा इन बातों से। भाई मधुबाला संसार की सबसे सुंदर एक्ट्रेस सही है और अशोक कुमार बुढ़ा होकर भी कमाल करता है, फिर तुम्हें उन सबसे क्या लेना देना। माना कि असली खेल की अपेक्षा उसकी रनिंग कमेंट्री लाख दर्जे रोचक होती है। आप आखिर चाहते क्या हैं? सब मिलाकर बाहर का यह सारा जीवन निरानंद, खोखला और अनावश्यक लगता है। कभी कभी इन लोगों में से बड़ा रश्क होता है कि क्यों नहीं मैं इन सब की तरह जी खोलकर हंस बोल सकता, क्यों नहीं उठकर रास्ते में पड़े सिगरेट के डिब्बे से में किक लगाने का मेरा मन करता। मगर मैं क्या करूं, मेरा मन ही मर चुका है। लड़कों से दिन रात मनूस मनूस सुनने लगता है, जैसे मैं 20 साल और का बुढ़ा हो गया हूँ। एक गहरी निराशा और थकान मेरी रग रग में बैठ गई। हर क्षण ऐसा लगता कि जैसे सबने मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर लिया है कि मुझे अकेला छोड़ दो। सीधे मुझसे कुछ ना कहना, मेरे प्रति अपमानजनक उदासीनता दिखाना, ढाल ढाल कर इशारों में सब कुछ कहते रहना मुझे दिन रात खाए जा रहा है। जैसे हर आदमी मुझे उबा हुआ है, हर एक को मुझसे घृणा है। सबके चेहरों पर मेरे लिए एक तीखा तिरस्कार। मुझे इससे डर लगता है। घर की ओर आते हुए एक विचित्र आतंक से मन धड़कता है। मेरे विवाह में आपकी आशाओं को पूरा नहीं किया, यह भी क्या मेरा अपराध? कभी कभी मन में बड़ी ललक उठती है। अम्मा मुझे बुलाकर पूछती क्यों नहीं। भाई साहब को मेरी ओर देखने की फुर्सत नहीं। बाबूजी के प्रति मेरा भय दिन दुना रात चौगनी बढ़ता ही जा रहा है। मैं प्रभा के बारे में जरा भी नहीं सोचना चाहता, लेकिन घर में उसकी बुराई की कथा कोई ना कोई अंश आए दिन कान में पड़ता रहता है तो मन में हल्का विरोध उठता है। क्या इन लोगों को कोई और काम नहीं है? मैंने कहा था कि मेरे पाँव में ये चक्की बांध दो। जाने कैसी घमंडी लड़की मेरे माथे मर दी लाकर, सारा दोष मुझे ही मिल रहा है। अक्सर ही मैंने उसके चित्र को मन में दोहराया और पाया कि निश्चय ही उस सारे व्यवहार की जड़ में उसका अहंकार है। लेकिन जब भी तटस्थ होकर सोचता हूँ तो खुद ही पूछता हूँ, यह हो कैसे सकता है कि मेरी पत्नी 4 दिन मेरे घर रही और मैं उससे एक शब्द ना बोलाऊँ। और जब यह सहा नहीं जाता तो इच्छा होती कि कहीं एकांत में बैठकर इतना रहूं कि बेहोश हो जाऊं और वह बेहोशी कभी न टूटे। फिर भी मन में यह क्या कमजोरी है, कामना करता हूँ रोते समय तकिए का गंदा लिया फोटोज में ना रगड़ा जाए, माथा मंदिर के ठंडे संगमरमर के खंबे से ना टिका हो और गालों पर लॉन की सूखी घास ना चुभती रहे। नहीं जानता इनकी जगह क्या है जहाँ मुझे शांति मिले।